Can you see the shared page? Yes, sir. Yes, sir. So we were studying classification of refrigerants. So this is a very important topic. आप याद रखेंगे फाइनल का पेपर बन चुका है और ये जो चीज़ मैंने जो आपके 4 चैप्टर हैं जो भी मेरे नोट्स हैं इसी में से आएगा सवाल आपको और जो कि मैंने पेपर बनाया अगर उन्होंने कहीं और से बनाया तो ज़ाहिर है वो मिक्स करके बनाएंगे तो अगर रेफ्रिजरेशन में से आएगा तो उसमें क्लासिफिकेशन भी है प्रॉब्लम्स भी हैं प्रॉब्लम बड़े सिंपल है होते हैं और जो होमवर्क असाइनमेंट दिया जाता है और उसी में से होता है उनका सोल्यूशन भी आपको दिया जाता है ये ऑलरेडी सोल्व होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने वो जो होमवर्क कर दिया अपना फर्ज अदा कर दिया ठीक है उसके 20% मार्क्स मिलेंगे 40% फाइनल के 40% मिड के तो फाइनल और मिड की तैयारी उन्हीं में से होगी जो आपको होमवर्क असाइनमेंट दिया है तो होमवर्क असाइनमेंट समझ के करना है सिर्फ अपना फर्ज पूरा नहीं करना कि चलो जी लिख के दे दो कॉपी करके दे दो अल्लाह का चला जान छूट गई ऐसी बात नहीं है ये आपको रिटर्न मटेरियल इसलिए दिया जाता है कि आप शॉर्ट प्रॉब्लम और रिटर्न मटेरियल नोट्स और लेक्चर नोट्स और वीडियोस ये सारी चीज़ें इसलिए दी जाती हैं कि आप इम्तिहान की तैयारी की रिवाइज करें उनको बार बार देखें बार बार समझें समझ में नहीं आती वीडियो देखें वीडियो रिवाइज कर लें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वीडियो दोबारा देख लें अब तो ऑनलाइन में ज़्यादा आसानी है क्लास में तो ये होता था कि एक बार टीचर ने जो पढ़ा दिया आपने मिस कर दिया तो मिस कर दिया क्लास में मौजूद होने के बावजूद आपने सुना नहीं और से वो मिस हो गया तो आपको कोई फायदा नहीं तो ऑनलाइन में ये फायदा है कि आपको वीडियो भी मिल रही है वीडियो एक परमानेंट रिकॉर्ड है जब चाहे उसको प्ले बैक कर सकते हैं रिवर्स कर सकते हैं फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपना अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं तो आप दोबारा आप सुन सकते हैं तो अब ये जो है केमिकल फंक्शनल और सेफ्टी की 4 मेजर क्लासिफिकेशन थी फंक्शनल में प्राइमरी और सेकेंडरी थी और केमिकल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वो हैं जो पानी है अमोनिया है एयर है कार्बन डाइऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड है तो हम यहाँ तक पहुंचे थे प्राइमरी में डीएक्स टाइप डायरेक्ट एक्सपेंशन डीएक्स का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सपेंशन शॉर्टकट है डायरेक्ट एक्सपेंशन इसलिए कहते हैं कि जो प्राइमरी जो रेफ्रिजरेंट है वो इवेपोरेटर में डायरेक्टली थ्रॉटल होके आता है और वो इवेपोरेट होता है उसको कहते हैं इवेपोरेशन को या हाई प्रेशर से लो प्रेशर में थ्रॉटलिंग करने को हम एक्सपेंशन कहते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंशन करके इवेपोरेटर में आता है और उसी से कूलिंग होती है जबकि सेकेंडरी में और प्राइमरी में फर्क है कि प्राइमरी की मदद से सेकेंडरी किसी और रेफ्रिजरेंट को ठंडा करते हैं उसको चिल्ड वाटर को या ब्राइन को और उसको फिर सर्कुलेट करते हैं कूलिंग सिस्टम में तो इसलिए उसको सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कहते हैं तो प्राइमरी 2 किस्म के होते हैं तो प्योर और मिक्सचर प्योर वो है वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC होते हैं और HFC जो है ना हेलोकार्बन कहलाते हैं जो यहाँ आपने ये ऑर्गेनिक में आपने देखा है और मिक्सचर वो है जो उनका आपस में मुख्तलिफ रेफ्रिजरेंट्स मिलाकर एक मिक्सचर बनाया जाता है डिफरेंट प्रोपोर्शंस में और उस मिक्सचर से जो उनकी प्रॉपर्टीज ओरिजिनल से मुख्तलिफ होती हैं कंपोनेंट जो होते हैं उसके तो उसके भी 2 किस्में हैं जियोट्रॉपिक और एजियोट्रॉपिक सो जियोट्रॉपिक का नंबरिंग जो है 400 होती है 400 तो R400 होगा R401 R402 R405 इस तरह के नाम उनके R407 R410 एजियोट्रॉपिक की डेफिनेशंस आगे हैं हेलो Kindly. हाँ जी माइक म्यूट रखें कोई बातें हो रही हैं बातें न करें अच्छा बातें करते हैं तो माइक म्यूट रखें अच्छा उसके बाद जो है जियोट्रॉपिक और एजियोट्रॉपिक के नंबरिंग तो 500 400 500 जियोट्रॉपिक वो है जो एक मिक्सचर एक साथ बॉयल होते हैं और एक साथ कंडेंस होते हैं तो उनका बॉइलिंग और कंडेंसिंग टेम्परेचर सेम रहता है इसलिए उसको जियोट्रॉपिक कहते हैं एजियोट्रॉपिक में जो है ना ऐसा नहीं होता तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं बॉइलिंग से अलग अलग टेम्परेचर पर वो बॉयल होते हैं और कंडेंस होते हैं वो ज़्यादा कम उसका इस्तेमाल ज़्यादा मुश्किल है तो अब इसमें आगे सेकेंडरी आ जाते हैं सेकेंडरी में आपको बताया था कैल्शियम क्लोराइड है और ग्लाइकोल्स हैं ग्लाइकोल्स गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं ऑटोमोबाइल रेडिएटर में एज अ इनहिबिटर
एज एन इन्वर्टर भी यूज होता है, जैसे कूलेंट, एंटी फ्रीज, कूलेंट की एंटी फ्रीज, यानी कूलेंट हमारा रेडिएटर में पानी होता है, पानी को एंटी फ्रीज करते हैं ताकि सर्दी के मौसम में जो है ना फ्रीज ना हो जाए, पानी बर्फ न बन जाए, उससे जो है रेडिएटर फट जाएगा, क्योंकि बर्फ हल्की होती है, उसका वॉल्यूम पानी से ज्यादा होता है, तो एक्सपेंड होती है, तो ट्यूब में फट जाता है। तो सेफ्टी जो है, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ओडीपी और ओडब्ल्यूपी यानी ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल और ओजोन ग्लोबल वार्मिंग जीडब्ल्यूपी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, उसके और टॉक्सिसिटी और फ्लेमेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी क्लासिफिकेशन A1 A2 B1 B2 हमने पढ़ाई है। आगे जो टेबल आ रहा है उसमें उनका इस्तेमाल, ये एप्लीकेशन कैसे की जाती है एक टेबल की शक्ल, आप वैसे ज़माने यानी कि उसमें आप उसकी शक्ल में भी पढ़ सकते हैं इसको, जैसे कि वर्ड्स में वर्ड्स में आप उनको पढ़ सकते हैं और टेबल की शक्ल में पढ़ सकते हैं। तो आपके सामने जो टेबल है कि सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपका एप्लीकेशन देखा जाता है कि आप कहाँ यूज करें। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का इस्तेमाल कहाँ होता है, सेंट्रीफ्यूगल ये ऊपर जो है ना कौन सा रेफ्रिजरेंट सिलेक्ट करें, कंप्रेसर की टाइप से लेफ्ट साइड पे उसका यूज है, लार्ज कमर्शियल इंस्टॉलेशन और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स, कार एसी यूनिट्स और लो टेम्परेचर इंस्टॉलेशंस, लार्ज इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस। तो इसके आगे 6 रेफ्रिजरेंट लिखे गए, 11 R11 R12, सॉरी 5 हैं, R22 R502 R717। तो ये जो पहले के 4 हैं ये आप रिप्रेजेंटेटिव तो जरूर हैं प्रॉपर्टीज के लिहाज से, लेकिन इनके अल्टरनेटिव जो है ना कमर्शियली अवेलेबल हैं, इनको बैन कर दिया गया है। ये जितने भी 11, 12, 22, 502 ये बंद है, इनका इस्तेमाल खत्म कर दिया गया है। तो 2015 तक इस्तेमाल हुए थे, उसके बाद से बंद है और कुछ लोग अब भी चला रहे हैं, R22 वगैरह अब भी चल रहा है, लेकिन इसके अल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट्स मार्केट में आ गए। तो ये क्यों बंद है, इसलिए कि इनकी 2 खास प्रॉपर्टीज थी जिसकी वजह से इन पर पाबंदी लगाई गई, और एक तो था ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और दूसरा था ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल। बंद इसलिए किया गया कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था 1980s में, क्योटो प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं, और दूसरा इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था जिसको हम वो जो है क्योटो प्रोटोकॉल जापान में, क्योटो जापान में एक जगह का नाम है, और कनाडा में एक जगह है मॉन्ट्रियल एक शहर है, तो मॉन्ट्रियल के नाम पर उस मुआहदे का नाम है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं ये ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, तो वहाँ ये एग्रीमेंट हुआ कि इन चीज़ों को हम अलाउ नहीं करेंगे। तो लेकिन हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि इनकी खास प्रॉपर्टीज हैं और जो इनके अल्टरनेटिव है उनमें भी वही प्रॉपर्टीज डाल दी गई हैं, और लेकिन ये ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उनका कम हो गया। ये कोई सवाल करना चाहते हैं, मुझे आवाज आ रही है, अगर सवाल नहीं है तो आप म्यूट कर दें अपना माइक। समझ नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, नहीं मेरी आवाज नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, समझ, आप पर्टिकुलर सवाल करें ना, आप क्या कह रहे हैं, नहीं ये कहना कि समझ नहीं आ रही, क्या चीज समझ नहीं, सवाल करें ना। हेलो भाई, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर सवाल करें तो मैं आवाज अटक रही और घंटियों की आवाजें आ रही है। नहीं मेरे मेरे मैं तो बंद कमरे में ऑफिस में बैठा हूँ, यहाँ की कोई घर में तो आवाजें आती थी तोते चिड़ियों की, यहाँ तो नहीं आनी चाहिए, आ रही है कोई आवाज, मुझे तो नहीं आ रही।
क्या भाई सर मसला, पंखे की आवाज आ मसला क्या है भाई, समझ में नहीं आता आप लोग क्या कह रहे हैं। क्या मसला है भाई, बताओ ना, कोई क्लियर करो तुम, या तो अपना मसले नहीं बता पा रहे तुम। सर मुझे लगता है इसके नेट का इश्यू चल रहा होगा। हैं? सर मुझे यस, लग रहा है इस लड़के का नेट का इश्यू चल रहा होगा, इस वजह से वो कह फजूल रहा है। बातें नहीं करो, तुम काम की बात करो, मुझे लेक्चर, यार बताओ यार कौन है? मेरा मेरा लेक्चर डिस्टर्ब हो रहा है और आप मजाक कर रहे हैं, ये गलत बात। यस सर, बस थोड़े ऊंचे सर, आप कंटिन्यू करें। अगर आवाज लाउड है तो आप अपने जो है ना डिवाइस की आवाज, बाज़ वक़्त ज्यादा लाउड आवाज से समझ में नहीं आता, तो आप उसको, अपनी आवाज में। हाँ उसको कम कर लें। और अगर आपकी आवाज मेरी आवाज डिम है तो आप अपना स्पीकर जरा लाउड कर लें। मेरी आवाज अब क्लियर है? भाई बहुत ज्यादा लाउड है तो भाई अपनी अपनी डिवाइस में भी तो आपका वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम को कंट्रोल करें। सर आवाज ठीक है, वो समझ नहीं आ रही। सर तैयब के डिवाइस में ये ऑप्शन ही नहीं है। भाई मैं यहाँ तक तो पहले पढ़ा चुका था, मैंने रिवाइज किया, अब ये नई चीज बता रहा हूँ एक कि ये जो ये ऊपर आप देख रहे हैं 5 R11 R12 R22 502 717 आपको नजर आ रहा है? छोटे मोबाइल पे देख रहे हैं, मैंने कहा है कि आप लैपटॉप पे देखा करें। मोबाइल पे नजर आ रहा है, ये टेबल नजर आ रहा है आपको? सर क्लियर नजर आ रहा है। हाँ, तो ऊपर हेडिंग देखें, टेबल की हेडिंग होती है, मौसम में ठीक। टेबल की हेडिंग होती है, हेडिंग को देखे मेरे साथ साथ चले तो समझ में आएगा। ये ऊपर सर अपनी, हेडिंग नजर आ रही है। हाँ हेडिंग में एप्लीकेशन लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है, और इधर राइट साइड पे 5 रेफ्रिजरेंट्स के नाम लिखे हैं। इन रेफ्रिजरेंट्स के नीचे वाई वाई लिखा हुआ है, वाई का मतलब यस, यही वाई है। का मतलब हाँ। लेफ्ट साइड पे जो चीज लिखी हुई है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, तो ये यहाँ स्ट्रेट लाइन में उसके रो में आ गया है, और उसका जो कॉलम, जिस कॉलम को कट करता है R11 को, उसके नीचे वाई लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि R11 जो है वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के लिए सूटेबल है, यस। इसका मतलब है, आप समझ में आया टेबल? यस सर। हाँ, तो ये सारे यस यस, या तो आप यस को देखें और लेफ्ट साइड पे पढ़ लेंगे कहाँ यस है। मसलन ये R11 कहाँ का यूज होता है, ये R11 उसके नीचे 2 जगहों पे यस है, ये वाई वाई, इस वाई के लेफ्ट में आप जाएंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, दूसरे वाई के सेकंड रो में आप देखें लेफ्ट पे लार्ज कमर्शियल इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि R11 लार्ज कमर्शियल इंस्टॉलेशन में और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में इस्तेमाल होता है। तो मैं यही कह रहा था कि या तो टेबल के साथ समझ लो या वर्ड्स में समझ लो। तो आप इंजीनियर हैं, आपको टेबल की रीडिंग का सेंस होना चाहिए कि हर टेबल में, MS एक्सेल में आप पढ़ा है, MS वर्ड में आपने पढ़ा है टेबल कैसे बनता है, उसकी रोज होती है और कॉलम्स होते हैं। तो डेटा को आप इस तरह पढ़ते हैं कि रोज और कॉलम में उसको डालते हैं, तो ऊपर से कॉलम पढ़ते हैं, लेफ्ट साइड से रोज पढ़ते हैं, तो यहाँ भी इस तरह करें। तो आप देखें कि ऊपर से कॉलम पढ़े R12 R22 R502, उनके नीचे यस यस लिखा हुआ है, ये 4 R717 अमोनिया है। तो ये जो 4 रेफ्रिजरेंट्स हैं, इनके नीचे 4 वाई 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 लिखे हैं एक ही रो। तो ये रो कौन सी है? लेफ्ट साइड पे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो ये जितने भी R12 R22 502 R17 है, वर्ड्स में लिख लें कि दे आर यूज इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स। R11 के आगे वाई नहीं है, थर्ड रो में, क्योंकि ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में यूज नहीं होता, इसलिए खाली है, ये खाना खाली है। R11 का फर्स्ट कॉलम है और इसके लेफ्ट साइड पे सिर्फ 2 रोज में यस है, बाकी सारी रोज में नील है, ब्लैक है। तो इसका मतलब बाकी कहीं भी यूज नहीं होता, ये सिर्फ इन 2 केसेस में यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में, लार्ज कमर्शियल इंस्टॉलेशन में R11 यूज होता है। अब बाकी जो R12 R22 R502 है, और इसके नीचे लेफ्ट साइड में जो है ना, ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में यूज होता है। नीचे आ जाए, चौथा यूज उसका है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है उसमें ये 3 यूज होते हैं, 12 22 502, उनके नीचे वाई है, बाकी किसी के नीचे वाई नहीं है। इसके अलावा कार एसी में कौन सा रेफ्रिजरेटर यूज होता है, रेफ्रिजरेंट यूज होता है? सिर्फ एक है, और वो R12। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दोबारा कि R12 अभी यूज नहीं होता, R11 अभी यूज होता, R22 भी यूज नहीं होता। इनके अल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट आ गए। स्टेबल के फौरन बाद मैं आपको बताऊंगा कि अल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट क्या है, समझ गया? तो लेकिन ये 12 ये रेफ्रिजरेंट हैं जो अब तक यूज होते रहे, इनका अल्टरनेटिव आ गया है, तो आप इनको हटा के
उनका इस्तेमाल इस पे आ जाएगा। ये है। तो उसके बाद AC यूनिट जो है, जो घरों में आप यूज कर रहे हैं, दफ्तरों में यूज कर रहे हैं, ये R22 और 502 इस्तेमाल हो रहे थे। अच्छा, लो टेम्परेचर इंस्टॉलेशन, लो टेम्परेचर यानी डीप फ्रीजर वगैरह में, और लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, यानी सनती फैक्ट्रियों में, कारखानों में, मसलन कोल्ड स्टोरेजेस हैं, ये इंडस्ट्रियल यूज है। ऑयल रिफाइनरीज हैं, ये इंडस्ट्रियल यूज है। अच्छा, और बर्फ के कारखाने हैं, ये इंडस्ट्रियल यूज है। तो उसमें ये R717 यूज होता है। तो R717 के यूज से 3 वाई, एक वाई इधर है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के सामने, 2 वाई सबसे नीचे है लो टेम्परेचर इंस्टॉलेशन और लार्ज इंडस्ट्री इंस्टॉलेशन, इसमें R717 यूज होता है। बाकी सब में अदर देन R717 ये वाले यूज होते हैं। लेकिन वो जो है लार्ज इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन सिर्फ R11 भी यूज होता है, लार्ज कमर्शियल इंस्टॉलेशन में, और उसमें वो कंप्रेसर नहीं। लार्ज कमर्शियल इंस्टॉलेशन मतलब एयर कंडीशनिंग फॉर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ज्यादा वॉल्यूम फ्लो रेट में आना चाहिए। कमर्शियल रेफ्रिजरेशन कौन सी चीज है? ये आपके सुपर स्टोर्स हैं, जहाँ मीट, पोल्ट्री, डेयरी यानी गोश्त और अंडा और इस तरह की चीजें, मछली, ये चीजें स्टोर की जाती हैं कमर्शियल, यानी लोग आके खरीदते हैं। तो वो कमर्शियल रेफ्रिजरेटर लाते हैं, जो उसमें रेफ्रिजरेटर पड़ी होती है, लेकिन वो बंद नहीं होते, ऊपर से खुले होते हैं, और आप या शीशा हटा के या हाथ डाल के वो चीजें निकाल सकते हैं। वो कमर्शियल रेफ्रिजरेटर कहते हैं, उसके लिए R11 यूज होता है। तो इसी तरह का एक और टेबल बना दिया, हम इस टेबल को छोड़ते हैं और अब आते हैं अल्टरनेटिव रेफ्रिजरेटर्स में। मैंने आपको बताया ऊपर जो यूज, अब उसमें से कुछ चीजें बंद कर दी गई, तो फिर आप वेरी नेचुरली आपको सवाल पैदा होगा कि फिर हमें पढ़ने का फायदा क्या है? पढ़ने का फायदा ये है कि हम अल्टरनेटिव आपको बता रहे हैं, तो उस टेबल में उसका यूज वही होगा जो उनका ओरिजिनल जो रेफ्रिजरेटर है। R11 ये देखिए इधर जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, R11, R12, R113, R114, R115, दे आर बैन। रेड कलर में लिखा है बैन, ये खत्म हो गया, इनका इस्तेमाल खत्म हो गया। तो उसकी वजह क्या है कि ODP और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इनका बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए हमने इसको, उसकी वजह है कि इसमें क्लोरीन होता है, Cl2। तो Cl2 होता है, तो उसका अल्टरनेटिव आपको हमने यहाँ दे दिया है। उसके अल्टरनेटिव ये है HCFC 123। HCFC का मतलब R123, लेकिन उसकी फॉर्मूला भी लिख दे HCFC, इसका मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। HCFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में एक हाइड्रोजन और डाल देने से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, वो नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल भी है, और उसका GDP और OWP जो है ना, वो पहले से कुछ कम है दूसरों से। तो HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और R134, इनके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल्स बाकी हैं, लेकिन उनसे कम है, जिनके पाबंदी लगा दी। सर क्या हुआ, सर क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, मुझे ठंड लगी। मैं बहुत ही सेंसिटिव हूँ ठंड के बारे में, और डस्ट अगर हो, धुआं हो, कुछ सिगरेट पी रहा हो, वो तो नहीं हो रहा, लेकिन कुछ ठंड लगी। और सफर किया, थकावट है, नींद नहीं हुई है, नींद होगी तो जो है आराम है। आप जब एक रात न सोए, पूरी रात सफर करें और सोए नहीं, तो दिन को आप काम करना शुरू कर दें, तो जाहिर है आप सिस्टम सेट नहीं होता। चलिए सर, आप रेस्ट कीजिए, जाने। मतलब खत्म होने वाला टाइम, वैसे ही लेट शुरू किया। कितने बजे शुरू किया था? पौने 12 बजे, तो अभी थोड़ा सा हाँ, तो बस, हाँ बस खत्म होने वाला, वक्त जाया नहीं करें 5-10 मिनट। तो अब हाँ, अच्छा, अब जो है अच्छा, मेरे वो टीचर्स आ रहे हैं, मेरी क्लास हो रही, वो शर्मा के वापस चले गए। अच्छा, अब जो है ये जो है आगे जो आ रहा है ODP, ये जो HFC का मतलब होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन।
तो इनका एडवांटेज ये है कि इसमें क्लोरीन नहीं होता, और ये क्लोरीन जिसमें ना वो ओजोन फ्रेंडली होता है। तो ये ऊपर जो रेफ्रिजरेंट बैन कर दिए गए हैं उनका हल जो HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। HCFC जो है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसमें क्लोरीन भी और हाइड्रोजन भी होती है। लेकिन अब हमने ऊपर कहा था कि क्लोरीन जिसमें हो वो अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ क्यों अच्छा है? इसलिए कि इसमें H डाल देने से, 2 एटम हाइड्रोजन के डाल देने से क्लोरीन के अलावा वो CFC नहीं रहा। CFC कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, जिसमें हाइड्रोजन के बजाय क्लोरीन होती है। तो अगर हम 1-2 आइटम हाइड्रोजन के भी डाल दें तो क्लोरीन कम हो जाती है, 4 क्लोरीन के बजाय 2 क्लोरीन हो जाएंगे। तो उससे ये होगा कि ये स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाती है इस फार्मूले की। CFC ज्यादा स्टेबल है, HCFC कम स्टेबल है। तो जो कम स्टेबल फार्मूला है वो जमीन पर ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ज्यादा ऊपर आसमान पे अपर एटमॉस्फेयर पे नहीं जाता, लिहाजा वो ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो नीचे ही क्लोरीन उसकी रिलीज हो जाती है बादलों में, अपर एटमॉस्फेयर में जाए बगैर, इसलिए ओजोन से उसको खतरा नहीं है। इसलिए हम इसको HFC अलाउ करते हैं क्लोरीन होने के बावजूद। ये चीज समझ लें आप। और HCFC जो है ना के नाम ये है R22, R123, R124, R141B और R142B। इसमें इसके आगे एक लफ्ज है रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब इनका मखसूस हालात में इस्तेमाल जायज़ है, अलाउ है, और एक खास मुद्दत के लिए अलाउ है, इसलिए इसमें रिस्ट्रिक्टेड आ जाए कि आपको हमेशा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक खास मुद्दत के लिए। ये मुद्दत पहले अमेरिका ने कहा था 1995 तक हम तो बंद कर देंगे, उन्होंने कर दिया। ये दूसरे मुल्कों को अलाउ कर दिया कि आप 2020 तक इस्तेमाल करें, तो वो 2020 तक इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। अब भी मीटिंग्स होती रहती है, हो सकता है कुछ अभी दोबारा अलाउ कर दिया हो, तो ये जो है रिस्ट्रिक्टेड है। अच्छा, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये 125 और 34 अभी चल रहा है। हमारे कमरे में जो AC है और हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें R134 अल्फा, 134 अल्फा ये यूज हो रहा है। तो दे आर सजेस्टेड अल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट्स। तो नीचे उसकी समरी है कि अल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट्स जो है ना, ये लिखा हुआ 2015 तक अलाउ था, लेकिन अभी तक चल रहा है। R134 अल्फा किसका अल्टरनेटिव है? R12 का। और R12 कहाँ यूज होता है? डोमेस्टिक और ऑटो, डोम और ऑटो लिखा है शॉर्टकट में, तो मैं बोल भी रहा हूँ तो इसको नोट करें आप। तो डोमेस्टिक और ऑटो, ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियों में, और डोमेस्टिक यानी घरेलू एयर कंडीशनर डोमेस्टिक। R123 ये R11 की जगह है, और R11 का इस्तेमाल ऊपर हम टेबल में पढ़ चुके थे कि वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में और बड़े कमर्शियल यूज में यूज होता है। R417 जो है R22 की जगह अल्टरनेटिव है, तो उसकी जगह इस्तेमाल होता है। ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रोटरी कंप्रेसर में इस्तेमाल होता है। ये सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल जो हमारे विंडो एसीज हैं, स्प्लिट एसीज हैं, जो दफ्तरों में, ऑफिस में, घरों में लगे हुए, दुकानों पे लगे हुए, और गाड़ियां हैं, वो है जहाँ जहाँ R22 इस्तेमाल होता था, तो वो जो है रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी। तो ये फ्रिजेस में इस्तेमाल होता था, फ्रीजर में इस्तेमाल होता था, एयर कंडीशनर में। तो उसकी जगह R417 आपने देखा होगा आज का जो नए एशिया है उसमें डिब्बे में लिखा होगा, या उसका जो मैकेनिक जब गैस भरने आता है तो वो R417 फिलअप करके दे। तो इसके साथ ही हमारा टाइम खत्म होने वाला है, हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। और ताकि अचानक तो उसके ये बाकी सब बाद में पड़ेगा इंशाल्लाह। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, नीचे जो आ रहा है ये बहुत आसान है, और उसका इस्तेमाल आपको सीखना है, और इसमें से इसकी डेटा की मदद से प्रॉब्लम भी आप कर सकते हैं जो बुक के एंड में दिया हुआ है, और हो सकता है ध्यान में भी आ जाए। सर आप छत पे सोए थे जो आपको ठंड लगती? नहीं भाई, अभी बातों का टाइम नहीं है, तो मैं आपके सवाल के जवाब नहीं दूंगा। आप बताइए, आज के लेक्चर के बारे में कुछ सवाल कीजिए, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, मैं मीटिंग खत्म करना है। कर दूं खत्म? सवाल नहीं है? हेलो, सवाल नहीं कर रहे? तो बहुत